Jai Hind to one and all. Today I am here with the 11th class English. Today we are going to discuss about a poem that is The Voice of the Rain, which is written by Salt Whitman. So let's start. First stanza of the poem. And who are thou, said I to the soft falling shower, which strain to tell give me an answer, as your translation. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impenetrable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven when vaguely formed, altogether changed and yet the same. देखिए यहाँ पर जो पोएम है सॉल्ट विटमेन वो रेन से या फॉलिंग शावर से सवाल करते हैं कि तुम कौन हो। तो वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई रेन हमें जवाब दे, लेकिन यहाँ पर जो रेन होती है, जो वॉइस ऑफ द रेन होती है, वो सॉल्ट विटमेन को जवाब देती है और वो कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ। ये रेन उन्हें जवाब देती है। और इसके अलावा वो कहती है कि मैं बॉटमलेस सीज से उठी हूँ। मतलब यहाँ पर जो एवापोरेशन का पूरा फंडा है वो बताया जाता है कि किस तरीके से एवापोरेशन होता है, किस तरीके से बॉटमलेस सीज से ऊपर उठती है रेन। और उसके अलावा ये रेन जो होती है ये हेवन की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ उठती है। मतलब जब एवापोरेशन होता है तो सीज से जो वाटर होता है वो एवापोरेट होता है ऊपर की तरफ। और फिर ये रेन कह रही है कि मैं जब से सी से उठी हूँ उसके बाद में मैं वाटर वेपर बनी हूँ, वाटर वेपर बनने के बाद मैं रेन के रूप में बरसी हूँ, तब से अभी तक के मैं सेम हूँ, मेरी जो पोजीशन है वो सेम है। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, आई डिसेंडेड टू लव द ड्राफ्ट एटमॉस एंड गर्ल्स ऑफ द ग्लोब and all that in the without me where seeds only latent unborn and forever by the day and night I give back life to my own origin and make pure and beautified. अब देखें यहाँ पर जो रेन है वो कह रही है, वो अपने एक्टिविटीज के बारे में बता रही है कि वो क्या करती है। देखिए यहाँ पर रेन कह रही है कि जब वो पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी को पूरी तरीके से जीवन प्रदान करती है। इसके अलावा रेन कहती है कि जब ये पृथ्वी पर आती है तो जहां पर सूखाग्रस्त इलाके होते हैं, जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, तो उस सूखाग्रस्त इलाकों को पूरी तरीके से सैराब कर देती है। ओके। और इसके अलावा जो मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं और रेत की जो परत होती है उसको नहलाती है। ओके। और इसके अलावा पृथ्वी के ऊपर जो बीज होते हैं, यदि रेन नहीं हो, यदि वर्षा नहीं हो, तो वो बड़े हो ही नहीं सकते। मतलब जो छोटे पौधे हैं या जो अंकुरित पौधे हैं वो अंकुरित ही रह जाएंगे और वहां पर फिर वो निष्क्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ओके। तो इस तरीके से रेन कहती है कि मैं पृथ्वी को जीवन दान देती हूँ। ओके। जिस पृथ्वी से हमारा जीवन है उस पृथ्वी को ये जीवन दान देती है और पृथ्वी को शुद्ध और सुंदर बनाती है। मतलब पृथ्वी को प्योर और ब्यूटीफुल बनाती है रेन। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर द टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग्स टू व्हिच लाइन्स दिस इंडिकेट्स। देखिए पोएम के अंदर दो वॉइस है, वो किस किस की वॉइस है? पहली वॉइस तो राइटर की है, राइटर विटमैन की, सॉल्ट विटमैन की। और दूसरी जो वॉइस है वो सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स मतलब रेन की है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मी मीन? स्ट्रेंज टू टेल मी का क्या मतलब है? ये फ्रेज का हमें मीनिंग बताना है कि स्ट्रेंज टू टेल मी। द पोएट वाल्ट विटमैन सीज हियर सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स ऑफ द रेन। ही then ask her what are those? Then rain replies her in the voice. On hearing the rain, the poet starts. He understands the voice of the rain. He only understands the voice of the rain but can't reproduce it. So it is the strange for him to tell. देखिए यहाँ पर strange to tell का मतलब है कि जब राइटर ने वॉइस ऑफ द रेन की आवाज सुनी तो वो एक स्ट्रेंज आवाज थी और उसको फिर से रिप्रोड्यूस करना कहीं ना कहीं राइटर समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से उसको रिप्रोड्यूस किया जाए और किस तरीके से ये मुझे ट्रांसलेट कर रही है। तो देखिए जो वॉइस ऑफ द रेन है उसको स्ट्रेंज कहा गया है, स्ट्रेंज कहा गया है और ये कहा गया कि स्ट्रेंज टू टेल, उसको बताना, उसको ट्रांसलेट करना या उसके शब्दों को वापस से रिप्रोड्यूस करना, ये एक स्ट्रेंज है। मतलब जिस वे के अंदर सॉफ्ट फॉलिंग शावर ने राइटर से बात की है उसको फिर से रिप्रोड्यूस करना एक स्ट्रेंज थिंग है। Number third, there is a parallel drawn between rain and music, which word indicate this explains similarly between the two. देखिए रेन और म्यूजिक
दो के बीच में एक पैरेलल इंडिकेशन है, वो हमें पैरेलल इंडिकेशन या सिमिलरिटीज बतानी है। तो देखिए यदि हम पैरेलल इंडिकेशन और सिमिलरिटीज की बात करें तो द रेन टेल्स अस a rise of the land and the bottomless sea. Similarly, the last line of the poem for the music issuing for the birthplace. That's the music also issues from the lands and the sea of the birthplace of the rain. The falling showers of the soft is so is it the form of the music. देखिए यहाँ पर यदि हम कुछ स्ट्रेन थिंग की बात करें तो जो वॉइस ऑफ द रेन है उन्होंने उसने कहा है कि मैं बॉटमलेस सीज से ऊपर उठी हूँ, और इसके अलावा जो फॉलिंग शावर्स है रेन का वो सॉफ्ट है और वो एक म्यूजिक के फॉर्म में चल रहा है। म्यूजिक के फॉर्म में चल रहा है मतलब कहीं ना कहीं शावर म्यूजिक के जैसे म्यूजिक किस तरीके से म्यूजिक की रिदम होती है कम ज्यादा होता है, वैसे ही जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है वो भी कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से ये स्ट्रेन थिंग यहाँ पर बताई गई है। Now how is the cyclic movement of the rain brought out in the poem? जो साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन वो किस तरीके से बताई गई पोएम में, तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा एवापोरेशन का सिस्टम बताया गया है कि किस तरीके से जो रेन है वो बॉटमलेस सीज से उठती है और उसके अलावा जितनी भी पृथ्वी पे जगहें हैं उसको सैराब कर देती है। तो यहाँ पर वाटर साइकिल की जो पूरी प्रोसेस है वो बताई जा रही है कि बॉटमलेस सीज से जो रेन है वो ऊपर उठती है, हेवन की तरफ ऊपर उठती है और बाद में सभी एरियाज को सैराब कर देती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर लास्ट थिंग हमसे ये पूछी है कि जो लास्ट की 2 लाइन है पोएट्री की वो पैराग्राफ वो सॉरी वो ब्रैकेट में क्यों है, तो वो ब्रैकेट में इसलिए है कि क्योंकि these 2 lines contain comments on music of rain, क्योंकि ये म्यूजिक ऑफ रेन के ऊपर कुछ कमेंट किया गया है, ना कि ये पोएम पोएट की वॉइस है और ना ही ये रेन की वॉइस है। ओके, इसलिए इसे यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी। द वॉइस ऑफ द रेन इसको हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ये कुछ अलग फॉर्मेट में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताया, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कॉपी में जो हमने लिखा है वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप कुछ भी करें लेकिन आपको बाय हार्ट होना चाहिए, एग्जाम में ठीक से लिखते आना चाहिए और ग्रामेटिकल एरर्स ना होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपको जब ग्रामेटिकल एरर्स कम से कम होंगे तो आपको अच्छे हाई मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।